हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, किसने सोचा था कि ग्रीनलैंड, जहां सिर्फ 50,000 बाशिंदे रहते हैं, वो जगह जिसके नाम में ही ग्रीन है, वो पूरे विश्व के स्टॉक मार्केट्स को रेड में डाल देगा। जी हां, आज इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स लगभग 1050 पॉइंट नीचे है और निफ्टी 350 पॉइंट डाउन है। जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है वो भी 800 पॉइंट डाउन नजर आ रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट्स जम के गिर रहे हैं और कारण इसका बताया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। ग्रीनलैंड को लेके तनातनी दोनों, आप कह लीजिए कि नाटो के दोनों ही सदस्य ब्लॉक्स हैं और इनके बीच में जो है जबरदस्त रूप से ग्रीनलैंड में किसका स्वामित्व रहेगा, ग्रीनलैंड किसके अधीन रहेगा, इस बात को लेके जो है एक तरीके से मौखिक जंग, वर्बल ड्यूअल जो है वो आरंभ हो गया है। आपको जैसे कि पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का 51st स्टेट बने, ग्रीनलैंड के ऊपर में अमेरिका का कब्जा रहे। वहीं ग्रीनलैंड आज की डेट में डेनमार्क के पास में है और डेनमार्क के समर्थन में फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जितने यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र हैं, अधिकतर राष्ट्र सामने उभर के आ गए हैं। और ये बड़ी दिलचस्प किस्म की जो है, आप देखिए, स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि नाटो, जिसको माना जा रहा था शीत युद्ध के समापन के बाद कि वही एकमेव शक्तिशाली ब्लॉक रह गया है वर्ल्ड में, क्योंकि उसका जो अपोजिट धुरी थी, वॉर्सो पैक्ट के नाम से जिसको जाना जाता था, जो रशिया की अगुवाई में था, जिसके अधीन चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, आपका पोलैंड, हंगरी, इस टाइप के राष्ट्र हुआ करते थे। वो वॉर्सो पैक्ट जो है वो शीत युद्ध और बर्लिन शीत युद्ध की समाप्ति और बर्लिन वॉल के गिरने के साथ ही समाप्त हो गया था और विश्व में एक ही शक्तिशाली गुट माना जाता था और वो था डिफेंस के नजरिए से, और वो था नाटो। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, परंतु चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कल मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं और अभी तक बहुत सारे लोगों ने, मैंने तो सोचा था कि 100 के आसपास लोग आएंगे, क्योंकि इस बार मैंने फीस भी बढ़ा दिया है, 500 के बदले 800 रुपीज चार्ज कर रहा हूं। उसके बाद भी 100 से बहुत ज्यादा लोगों ने इस वीडियो के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वीडियो में मैं एक नीश सेक्टर के बारे में बात करूंगा और आज जिस तरीके से मार्केट का डाउनफॉल हुआ है, उस स्थिति में तो ये सेक्टर जो है, मुझे लग रहा है कि इसकी और अहमियत बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो जिस तरीके की गंभीर स्थिति हम उत्पन्न होते हुए देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी डेंजरस टेरिटरी, है ना, ये देख रहे हैं कि जहां यूरोप और अमेरिका खुल के सामने आ गए हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत सही समय पे मैं वीडियो ला रहा हूं। हालांकि जब मैंने प्लान किया था तब ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप नहीं हुई थी, तो ये किस्मत ही है। यदि आप में से कोई भी इस पेड वीडियो को देखना चाहता है और इस सेक्टर को समझना चाहता है, तो आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। इसी सेक्टर से संबंधित मैंने कुछ स्टॉक्स भी खरीदे हैं, उसके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा कि क्यों मैंने वो स्टॉक खरीदे, और ये सब इंडियन मार्केट से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज डाल के पूछा कि मैं क्या इंडियन मार्केट पे बात कर रहा हूं कि विदेशी मार्केट पे। दोस्तों, मेरा ये जो पेड वीडियो है ये इंडियन स्टॉक मार्केट, उससे रिलेटेड कंपनीज और उससे रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम लोग नाटो और अमेरिका के बीच में जो ये तनातनी बढ़ रही है। दोस्तों, टू बी प्रिसाइज, आज निफ्टी जो है वो 353 पॉइंट्स गिरा है और सेंसेक्स 1065 पॉइंट गिरा है। लगभग 1.28% जो है ये सेंसेक्स में फॉल आया। दोस्तों, ये क्यों हुआ? यूरोप में और अमेरिका में तनातनी बढ़ रही है, परंतु उसका जो असर है वो हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बड़े ही दिलचस्प समय में हम रह रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खासतौर पे, जो बहुत ही ज्यादा, आप कह लीजिए कि मतलब को जॉइंट ट्विंस की तरह थे, सियामीज ट्विंस की तरह थे, कमर से एक तरीके से जुड़े हुए थे, ऐसा लगता था, उनके बीच में बड़े ही दरार की सिचुएशन जो है वो उत्पन्न होते हुए दिख रही है।
और इसकी शुरुआत जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे तभी से आरंभ हो गई थी, जब उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू किया था। फिर पूरे यूरोपियन यूनियन ने मिलके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बार्गेनिंग किया और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे पहले अलग अलग राष्ट्रों के ऊपर में यूरोपियन यूनियन के लगाया था टैरिफ, उन्होंने एक कंबाइंड टैरिफ बोला कि यूरोपियन यूनियन से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर में मैं 15% का टैरिफ लगाऊंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि भाई फार्मा की बड़ी बड़ी कंपनीज यदि यूरोपियन कंपनीज यदि वो अमेरिका में अपना प्लांट सेटअप नहीं करेगी तो मैं फार्मा की कंपनीज पे अलग से टैरिफ लगाऊंगा। तो फार्मा के सब बड़े बड़े सीईओ जो हैं, जो यूरोपियन कंपनीज जो हैं, वो सीईओ एक एक करके जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पहुंचे और उन्होंने एक एक करके जो है उसमें बात किया अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, कि भैया आप प्लीज हमारे ऊपर टैरिफ मत लगाइए। और फिर उसके बाद में देखा जाने लगा कि जो यूके की सेकंड सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है एस्ट्राजेनेका फार्मा ने घोषणा कर दी कि हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग करेंगे। वो ऑलरेडी लंदन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड था, पर उसने बोला कि हम एक सेकेंडरी लिस्टिंग न्यूयॉर्क मार्केट में भी करेंगे। और उसके बाद में देखने में आया कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन हो गया या फिर नोवार्टिस हो गया जो स्विट्जरलैंड बेस्ड फार्मा कंपनी है, रोशे हो गया, ये सारी कंपनीज जो हैं एक एक करके इन्होंने प्रॉमिस किया कि आगे आने वाले 3 सालों में हम लगभग $850 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका में करेंगे। तो ये घटना भी जो है ये भी यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों को इन्होंने हिला दिया। उन्होंने बोला कि भाई हमारे देश में इतने सारे लाखों लोगों को फार्मा सेक्टर जो है वहां पे रोजगार देता है, और इन्होंने सोचा कि भाई यदि फार्मा सेक्टर की कंपनीज एक एक करके उठ के अमेरिका में प्लांट सेटअप करने लगेगी तो फिर हमारे इधर के लोगों का क्या होगा। अब आप बोलोगे कि डोनाल्ड ट्रंप दुष्टई कर रहे हैं। जी मेरी नजर में बिल्कुल दुष्टई नहीं कर रहे हैं, कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड की जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं ये प्रॉफिट ही कमाती है अमेरिकन मार्केट के भरोसे। वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे भारत ले ले, चाइना ले ले या यूरोपियन यूनियन ले ले, हमने अमेरिका के मार्केट का बहुत ही गलत रूप से जो है दुरुपयोग किया है अभी तक। अमेरिका में महंगी चीजें ये फार्मा कंपनीज जो है ये बेचती आई हैं, अमेरिका में निर्बाध होकर एक्सपोर्ट करती आई हैं, और जब अमेरिका से इंपोर्ट करने की बात आती है तो ये अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा के अपने आप को बचा लेती थी। डोनाल्ड ट्रंप सरी का एक नेता आया जिसने देखा कि भाई वो खुद ही बिजनेसमैन है, उसने बोला कि ये तो हर तरफ से अमेरिका की बैंड बजाई जा रही है, दुश्मन राष्ट्र भी बजा रहे हैं और मित्र राष्ट्र भी बजा रहे हैं। तो आते से उन्होंने टैरिफ लगाया और टैरिफ लगाते से ही जो है पूरे विश्व में जो है खलबली मच गई। ये यूरोपियन यूनियन के राष्ट्रों को भी पता है और वहां की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को भी पता है कि यदि अमेरिका का मार्केट उनके लिए खुला नहीं रहेगा तो जो प्रॉफिट और रेवेन्यू वो आज की डेट में रजिस्टर कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के पेशेंट्स, अमेरिका के लोगों के कॉस्ट पे ये सारी फार्मा कंपनी जो है ये भयानक प्रॉफिट बना रही थी, और यही सेम कंपनीज अमेरिका के मुकाबले यूरोप में 40-50% जो है सस्ती दवाइयां बेच रही थी। ऐसा क्यों भाई? जो आप यूरोप में सस्ती दवाई दे रहे हो वो अमेरिका में क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज थी, इस डिस्क्रिपेंसीज को धीरे धीरे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक एक करके साफ कर रहे हैं। परंतु उसी वक्त से लगने लगा कि अमेरिका और यूरोप में काफी तनातनी आगे आने वाले दिनों में होने वाली है। यूरोपियन यूनियन के कई राष्ट्रों ने यह भी कहा कि हम चाइना के साथ में अपनी मित्रता बढ़ा लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, बढ़ाना बढ़ा लो। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम निश्चिंत है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो चाइना की गोद में जाके नहीं बैठ सकता। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, यूएसए का एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन को $340 बिलियन का था 2023 में, जो लेटेस्ट फिगर मेरे पास में है, और यूएसए का इंपोर्ट जो यूरोपियन यूनियन को था वो था $548 बिलियन, लगभग $550 बिलियन आप समझ लीजिए। तो यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है यूएसए को बल्कि इंपोर्ट के बनिस्बत, तो यानी यूरोपियन यूनियन फायदे में है। और ये जो ट्रेड डेफिसिट यूएसए का है, या आप कह लीजिए कि यूरोप का जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ में, वो $208 बिलियन का था, और ऐसी उम्मीद है कि 2024 और 2025 में ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन को फायदा है अमेरिका के साथ में
संबंध अच्छे बना के रखने में कटु संबंध करेंगे, टैरिफ ज्यादा रहेगा, तो यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं वो अमेरिका के अंदर में उतना माल नहीं बेच पाएंगी। अब ये चाइना के साथ में जो है वो आप हाल देखिए यूरोपियन यूनियन का क्या है। चाइना ने एक्सपोर्ट किया यूरोपियन यूनियन को $502 बिलियन का, यूरोपियन यूनियन से इंपोर्ट किया $205 बिलियन का, और ट्रेड डेफिसिट जो चाइना का है यूरोपियन यूनियन का है चाइना के साथ में, या चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ में, क्योंकि चाइना ज्यादा माल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो है $297 बिलियन। तो कहा तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज फायदा बना रही है, माल बना रही है अमेरिका के मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच के, वहीं उल्टा हो रहा है जब चाइना की स्थिति आ जाती है। चाइना के साथ में चाइना की कंपनी माल बना रही है, प्रॉफिट बना रही है, खूब रेवेन्यू कमा रही है यूरोपियन यूनियन में अपना माल डंप करके। तो जो ये गीदड़ भपकी बार बार जो यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र देते हैं कि अगर आपने हमसे संबंध अच्छे नहीं रखे तो हम चाइना के साथ चले जाएंगे, तो अभी का जो रिजीम है वो बोलता है आपको जाना है तो आप जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि चाइना जो है सिर्फ वो देने में विश्वास रखता है, अपना माल जो है वो बेचने में विश्वास रखता है। चाइना के अंदर में यूरोपियन यूनियन का कोई बहुत ज्यादा माल बिकने नहीं वाला। $300 बिलियन के आसपास में, 300 भी नहीं, हाँ $300 बिलियन के आसपास में चाइना का सरप्लस है यूरोपियन यूनियन के साथ में। तो कहां, और अमेरिका के साथ में ये $210 बिलियन का, $208 बिलियन का यूरोपियन यूनियन का सरप्लस है। तो ये कहां से छोड़ के जाएंगे? तो इनका ब्लफ जो है वो समझ में आ रहा है। दूसरी स्थिति यह है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है ये अंदर से इनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है, खासतौर पे फ्रांस। मैंने उसके ऊपर में एक वीडियो भी 3 महीने पहले बनाया था, आप चैनल में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। फ्रांस में डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट, वो जीडीपी का लगभग 5.5 से 6% पहुंच गया है। पिछले 1.5 साल में 4 प्रधानमंत्री फ्रांस में बदले गए हैं। सरकार की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, इन्फ्लेशन हाई है, और मैक्रोन के ऊपर में, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन पे एक तमगा लग गया है कि ये खाली अमीर लोगों के प्रेसिडेंट हैं, इनको गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अमीरों के ऊपर में टैक्स कम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के ऊपर में टैक्स कट कर रहे हैं, वहीं जो गरीब लोग डीजल पेट्रोल यूज करते हैं उसके ऊपर में टैक्स बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहीं और भी होते हुए सुना आपने? इंडिया में तो नहीं सुना। तो ये जो है, यही स्थिति इमैनुअल मैक्रोन की फ्रांस में होगी। उनको अमीरों का राष्ट्रपति कहा जा रहा है, और इसके कारण से इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा, आप कह लीजिए कि अंदर से द्वेष है जनता में। उनके बनाए गए 4 प्रधानमंत्री जो है अभी तक बदल दिए गए हैं, और स्थिति जो है, और लोकार्नो अभी प्रधानमंत्री है और एक बार ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं वो। इसके ऊपर भी मैंने एक पहले वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि हमारे यूरोपियन यूनियन का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड राष्ट्र है वो अपनी अंदर की अंदरूनी पॉलिटिक्स में ही अटका हुआ है, और फिस्कल पोजीशन उसकी बड़ी डावाडोल है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा राष्ट्र है यूरोपियन यूनियन का, यानी कि जर्मनी। दोस्तों, एक छोटा सा आपको जर्मनी के साथ में अमेरिका का कंपैरिजन कर देता हूं। अमेरिका का हर साल का डिफेंस बजट जो है, अगर हम पिछले 2-3 साल का देखें तो ये लगभग $800 बिलियन से $900 बिलियन के बीच का रहा है। लास्ट तो $900 बिलियन के आसपास रहा है। तो ये है अमेरिका का डिफेंस बजट। अब यही यदि हम आ जाते हैं जर्मनी के ऊपर में, तो जर्मनी के जो चांसलर हैं मर्स साहब, MERZ, उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि आगे आने वाले 5 साल में, यानी 2025 से लेकर 2029 तक, जर्मनी जो है वो डिफेंस के ऊपर में $960 बिलियन खर्च करेगा। यानी जो अमेरिका 1 साल में खर्चा कर रहा है, वो जर्मनी बोलता है मैं 5 साल में डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा करूंगा। ठीक है, आज की डेट में जर्मनी का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो $100 बिलियन से भी कम है, कुछ $80 बिलियन के आसपास में, 70-80 बिलियन के आसपास। तो ये कहीं से भी अमेरिका को पता है कि ये मैच नहीं कर सकता है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उन पूरे राष्ट्रों को भी यदि मिला लें हम, यूरोपियन यूनियन के जो 27 राष्ट्र है, यूरोपियन यूनियन में याद रखिएगा 27 राष्ट्र हैं, 27 राष्ट्रों के भी डिफेंस बजट को आप ऐड कर लेंगे तो वो $350-400 बिलियन से ज्यादा का नहीं है।
इसमें आप यूनाइटेड किंगडम का भी बजट डाल लें, यानी ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, ठीक है। तो ये चारों मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अगर इनका सबका भी यदि आप बजट ऐड कर लेंगे तो ये बजट जो है ये $350 बिलियन, $400 बिलियन से ज्यादा नहीं जाता है। तो दोस्तों कहीं भी मैच नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों यूरोपियन यूनियन जो है वो इतना एग्रेसिव हो रहा है ग्रीनलैंड के ऊपर में। या तो यूरोपियन यूनियन को पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी स्थिति देखेंगे ग्लोबल ट्रेड की जो पिछले 1990 यानी जब से शीत युद्ध का समापन हुआ है 1989 में जब बर्लिन वॉल गिरी थी, उसके बाद से जो स्थिति बनी है उससे एकदम विपरीत स्थिति हम देखेंगे। और ये स्थिति जो है यही इसी से भयभीत होके आज वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट गिरा है। कहने के लिए तो ग्रीनलैंड सिर्फ 50,000 बाशिंदों का एक छोटा सा राज्य है जो डेनमार्क को बिलोंग करता है। ये सेमी ऑटोनोमस आप कह लीजिए कि एरिया है, स्टेट है, और डेनमार्क के जो राजा है उनको उनके अधीन है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये आबादी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा खनिज पदार्थों से संपन्न है। और ऐसा बताया जाता है कि रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत ज्यादा खजाना है ग्रीनलैंड में, और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के भी बहुत सारे भंडार हैं। वहीं यूएसए का ये कहना है कि यदि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास में रहेगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यूरोप बहुत कमजोर हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है, डेनमार्क की बिसात नहीं है कि वो रशिया से मुकाबला कर सके। तो यदि ग्रीनलैंड को बचाना है तो यूरोपियन यूनियन और डेनमार्क को आंख बंद करके जो है वो ग्रीनलैंड अमेरिका के हवाले कर देना चाहिए। और यहां तक कि आप ये समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ग्रीनलैंड को परचेज करने के लिए तैयार है, यानी पैसे देने के लिए तैयार है। जैसे अलास्का जो राज्य है अमेरिका का, इसको अमेरिका ने रशिया से परचेज किया था, शायद $2 मिलियन, $4 मिलियन, बहुत ही छोटा अमाउंट था। 1860s या 80s में कभी तो भी 1860 या 1880 में अलास्का ने बाय किया था। मेरे ख्याल से 60 में ही किया था, 60 से 80 के बीच में किया था, क्योंकि रशिया की हार हुई थी। क्रीमिया, आपको याद होगा क्रीमियन वॉर हुआ था, और क्रीमियन वॉर के अंदर में रशिया हारा था और रशिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसने अमेरिका को क्रीमिया बेचा था। ये मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, उसी के उसमें मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको मालूम है मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता हूं, ऑन द स्पॉट जो भी दिमाग में डाटा रहते, फैक्ट्स रहते हैं, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक बार डाटा आप भी चेक कर सकते हैं अपने एंड से। और आज के वीडियो में तो मैंने बहुत सारे डाटा आपको दिए हैं, तो कृपया करके नोट्स बनाएं और आप इसको चेक भी करते रहें। स्थिति ये हो रखी है यूरोपियन यूनियन की कि फ्रांस और जर्मनी की जो कंपनी है, एक मिलिट्री व्हीकल बनाने वाली कंपनी है KNDS। KNDS जो है वो रेलवे के जो कारखाने हैं, रेलवे के कारखानों को जो है वो कन्वर्ट कर रहा है टैंक्स बनाने में। मिलिट्री व्हीकल्स बनाता है, टैंक्स बनाने में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। वहीं फिनलैंड की एक डिफेंस कंपनी है पैट्रिया। पैट्रिया ने जो है वो हजारों लोगों की अभी भर्ती की है, ताकि वो डिफेंस के व्हीकल्स और डिफेंस के जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले उसको जल्दी से जल्दी जो है वो उसकी आपूर्ति कर सके। आपने रोल्स रॉयस का तो नाम सुना होगा, कार है, बहुत महंगी कार रहती है, बट आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि रोल्स रॉयस जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर सबमराइन भी बनाती है और डिफेंस की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका मेन रेवेन्यू डिफेंस से ही आता है। तो रोल्स रॉयस का जो मेन फैक्ट्री है वो डर्बी शायर में है, यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में। और अभी रिसेंटली रोल्स रॉयस ने 2 सैटेलाइट ऑफिस जो है वो कार्डिफ और ग्लासगो यहां पे भी खोले हैं। आपको मालूम होगा कि कार्डिफ और ग्लासगो दोनों आयरलैंड में आते हैं, ठीक है। तो आयरलैंड के अंदर में इसने अपने ऑफिसेस खोले हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि दोस्तों डिफेंस के रूप में बहुत जबरदस्त रूप से तैयारी कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के राष्ट्र भी, अमेरिका भी, आपका चाइना भी जो है वो भी ताल ठोक के जो है तैयारी कर रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें तो हमें पता ही है कि रशिया भी बहुत ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहा है। इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, आपको मालूम है वहां भी भयानक डिफेंस जो है उसके ऊपर में स्पेंडिंग हो रही है। तो दोस्तों ये जो विश्व में एक माहौल बन रहा है, और यहां तक कि भारत जो है
जिसका डिफेंस बजट लास्ट ईयर $70 बिलियन के आसपास रहा है, वो भी सुनने में आ रहा है कि इस बजट में अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर भारत भी बढ़ाने वाला है। तो ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब इस कंडीशंस, ये जो जियोपॉलिटिकल आज की डेट में स्थिति उत्पन्न हुई है, ये स्थिति का हम कैसे अपने पोर्टफोलियो के लिए फायदा उठाएं, हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रक्चर करें, इसके ऊपर में मैंने काफी मंथन किया है, काफी सोचा है। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि कल मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। ये पेड वीडियो जो है, इसके अंदर में मैं एक नीश सेक्टर के बारे में, कुछ कंपनीज के बारे में और अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि ये जो भयानक डेंजरस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो डेवलप हो रही है, इसमें हम अपने आप को कैसे तैयार रखें, अपने पोर्टफोलियो को जो है मैं कैसे जो है सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा कि वो 100% सुरक्षित ही रहेगा, परंतु क्या कर सकते हैं हम अपने एंड से, क्योंकि यदि ये सिचुएशन परसिस्ट करेगी, लंबी चलेगी, तो स्टॉक मार्केट भयानक गिरेगा, गिरना तय है। और इंडिया का स्टॉक मार्केट वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट से कोई अछूता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, इस थर्सडे से यानी बृहस्पतिवार से स्विट्जरलैंड डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, परंतु वहां पे डोनाल्ड ट्रंप थर्सडे को पहुंच रहे हैं। थर्सडे और फ्राइडे को मेरे ख्याल से वहां मीटिंग होगी और यूरोपियन यूनियन के कई राष्ट्रों से वो अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे। यदि कुछ समाधान निकल जाता है तो एक बहुत ही तगड़ी रिलीफ रैली भी हम देख सकते हैं। रिलीफ रैली भी आ सकती है यदि हम ये देखें कि ये सिचुएशन जो है ये ग्रीनलैंड को लेके बहुत ज्यादा टसल वाली, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में नहीं जा रहा है। तो अच्छी रिलीफ रैली जो है मार्केट ऊपर भग सकता है तेजी से, यदि ये चीज यहीं सॉल्व होगी तो। और यदि सॉल्व नहीं होती है तो आगे आने वाले दिन जो है वो बड़े ही विषम रहेंगे, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी स्थिति में कैसे मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं, ये कल के पेड वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कृपया करके मेरी कोई भी बात को आप फेस वैल्यू पे ना लें। हो सकता है मैं बहुत दुष्ट व्यक्ति हूं, आपको जो है मैं गलत सलत सलाह दे रहा हूं, बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, या हो सकता है कि मैं बहुत लोभी आदमी हूं, आप लोग को फंसा रहा हूं। इसलिए आप लोग अपना रिसर्च करें, आंख मूंद के मेरे ऊपर विश्वास ना करें। मैं क्या कर रहा हूं ये मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताता हूं। ये आपके ऊपर में बाध्य नहीं है कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो आप उसको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी अप्लाई करें। दोस्तों होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।